हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने कैपेसिटर की बातें की और हमारा कैपेसिटर ख़त्म हो चुका था। अब हमें एक नया चैप्टर चालू करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम जो बातें करेंगे वो कंडक्टर्स की बातें होंगी। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंत में जो पढ़ा गया था कंडक्टर्स, वही कंडक्टर्स आपके कैपेसिटर में भी थे और वही कंडक्टर अब होंगे। तो हम बातें किसकी करेंगे? कंडक्टर्स की बातें करेंगे। वही फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ हुआ करते थे, वही फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, लेकिन वहाँ के कंडक्टर्स में और यहाँ के कंडक्टर्स में एक फ़र्क आएगा। हमारे जो यहाँ कंडक्टर्स होंगे, उन कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज कौन है? हमारा जो जनरली चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, तो हमारे कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाएंगे और वो हमेशा चलते रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बोला था, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हो या फिर क्लास 10 की हो, तो मैंने बोला था कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर लेते हैं, तो उनका एक बल्क मोशन रुक जाता है, तो वो चार्ज स्टेशनरी मानकर इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिचुएशन डील कर ली जाती है। तो आप ऐसे समझिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको करंट के बारे में बता देता हूं, करंट का क्या डेफिनेशन होगा, फिर आपको और बातें करेंगे। करंट, पहली बात, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। और करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट है, एसआई यूनिट, जो इसका एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। जिसका एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। इसको सिंपली हम ए से लिखा करेंगे, जैसे 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट। एम्पियर आपने कॉमनली सुना हुआ है। और करंट की डेफिनेशन क्या होती है? करंट की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हमको एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करना होता है। जब आप अपने घर के वायर की बात करते हो, जब आप अपने घर के वायर की बात करते हो, तो उस वायर के क्रॉस सेक्शन को आप कंसीडर करते हो। जैसे मान लीजिए ये आपका हाउस होल्ड वायर है और दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर। तो जब भी करंट की बात की जाती है, सबसे पहले एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया जाता है। तो मैंने माना कि ये मान लीजिए कुछ क्रॉस सेक्शन है, दिस इज सम क्रॉस सेक्शन एरिया। ये इमेजिनरी एरिया भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ और मेरे सामने जो ये रूम है, ये पूरी इतनी जगह खाली है। आप सोचिए इस जगह में इधर से कुछ चार्ज पार्टिकल आए और वो इधर चल के जाएं, तो मैंने क्रॉस सेक्शन कौन सा कंसीडर किया? जो रूम में अवेलेबल क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे मैंने क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि क्या क्रॉस सेक्शन देखा है आपको? वो कुछ क्रॉस सेक्शन नहीं। अच्छा, आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप ये उंगली वाला रीजन समझ लीजिए। अब ये आपको ये रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन। आप ये ट्रायंगुलर रीजन देखिए, ये वाला, ये ट्रायंगुलर रीजन। तो ये पहले क्रॉस सेक्शन हमने डिसाइड किया। अब इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज पार्टिकल क्रॉस करके जाएंगे, इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज पार्टिकल क्रॉस करके जाएंगे, तो हम कहेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन से कुछ करंट है। तो करंट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्रॉस सेक्शन की बात करनी होती है कि किस क्रॉस सेक्शन पर हम करंट डिफाइन कर रहे हैं। तो पहले आप अपने उस क्रॉस सेक्शन को फिक्स करते हो जिस क्रॉस सेक्शन पे आप करंट लिखना चाहते हैं। जैसे कोई ये भी बोल सकता है कि आपके घर की जो विंडो है, आप सोचिए उस विंडो में से चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ वो कौन हो गया? विंडो का एरिया। तो मान लेते हैं ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस इज ए सम क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया को चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर रहे हैं बेटा? चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया को चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं, और मान लीजिए कुछ चार्ज पार्टिकल इधर भी जा रहे हैं, कुछ इधर भी जा रहे हैं, कुछ इधर भी जा रहे हैं, इस तरह से।
दोनों तरफ को जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा नेट कितना चार्ज इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है, तो ये है नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये किसका फॉर्मल डेफिनेशन। नेट शब्द से मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लीजिए 5 कूलम पर सेकंड उधर जा रहा है और मान लीजिए 3 कूलम पर सेकंड वापस आ रहा है, 2 इधर से जा रहा है, 5 कूलम पर सेकंड साइमल्टेनियसली। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। दोनों चीजें कैसी हो रही हैं? साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही हैं। कौन कौन सी? इधर से 5 कूलम पर सेकंड जा भी रहा है, इसके अलावा 3 कूलम पर सेकंड आ भी रहा है। तो मैं जब इस सरफेस से नेट क्रॉस सेक्शन की, नेट रेट ऑफ फ्लो की बात करूंगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की जब मैं बात करूंगा, तो उसका आंसर आएगा 2 कूलम पर सेकंड इन दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिकॉज 5 कूलम पर सेकंड जा रहा था, 3 कूलम पर सेकंड आ रहा था, तो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो गया? 2 कूलम पर सेकंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो करंट किसको बोलते हैं? नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट। अगर मान लीजिए 5 कूलम पर सेकंड जा रहा होता और 5 कूलम पर सेकंड उधर से आ भी रहा होता, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट चार्ज कितना क्रॉस कर रहा होता? 0। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट का वैल्यू आता वो कितना आता? 0। ठीक, तो करंट को हम ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए ये, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का कुछ एरिया मान लेते हैं, लेट्स से DA, और इस क्रॉस सेक्शन से मान लेते हैं नेट चार्ज DQ। ये नेट चार्ज है, सब मिला के लेफ्ट राइट। नेट चार्ज DQ इस डायरेक्शन में गया, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट आएगा और dt टाइम में नेट चार्ज DQ इस सरफेस को क्रॉस किया, तो करंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा DQ अपॉन dt। दिस इज द करंट क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब ये इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, ये हुआ इसका फॉर्मल डेफिनेशन। अब जैसे मैं आपको एक हमारे जो काम पढ़ेंगे और किस तरह से हमारे करंट फ्लो होंगे, वो एक सिचुएशन में आपको दिखाता हूं। तो ये तो एक फॉर्मल डेफिनेशन वाली बात हो गई, और इसके ऊपर मैं फिर से लौटूंगा। पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, सुनिए। देखो, सुनना बेटा, तो कंडक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। ये कंडक्टर शब्द है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आया, ये कंडक्टर शब्द इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आया, कैपेसिटर में भी आया, और फिर यहां करंट में भी आ गया। फर्क क्या है तीनों जगह में? तो इन दो जगह में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहां पे और यहां पे फर्क है। यहां पे कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था। कैपेसिटर में अगर तुरंत नहीं होता था तो हम कैपेसिटर को टाइम देते थे, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता था, कैपेसिटर की एक स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती थी, और कैपेसिटर में उस स्टेडी स्टेट में कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था। कैपेसिटर में थोड़ी देर मान लो नहीं होता था, जितनी देर के लिए चार्ज फ्लो होता था, लेकिन बाद में होता था। लेकिन करंट की बात करें, यहां ई नेट 0 नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस है जो बच्चा भूल जाता है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। कंडक्टर यहां भी हम पढ़ेंगे और कंडक्टर वहां भी हमने पढ़े थे। वहां पर भी कॉपर था, यहां पर भी कॉपर वायर होंगे, वहां पे भी कॉपर मटेरियल थे, यहां पर भी कॉपर मटेरियल होंगे। लेकिन वहां के कॉपर मटेरियल को हम उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन को एक इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए सफिशिएंट टाइम देते थे। यहां पर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन को इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए हम टाइम देंगे ही नहीं। कैसे नहीं देंगे समझाता हूं। अब कोई बोला आप कैसे रोक लोगे इलेक्ट्रॉन को?
तो हम रोक के बताते हैं ना आपको, इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होने देंगे उनको। मान लीजिए ये कंडक्टर है, आपको ये मत बोलना सिलेंडर क्यों बनाया, क्यों बनाने में क्या बताइए, पाप क्या है बनाने में, मेरी मर्जी। कोई जरूरी है हमेशा ऐसे ही कंडक्टर बनाए, नहीं बनाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी है। हमारा कंडक्टर है, क्या ऐसा कंडक्टर नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज ए कॉपर वायर, दिस इज कॉपर कंडक्टर, सॉलिड कॉपर कंडक्टर। और सॉलिड कॉपर कंडक्टर को मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इसमें क्या किया मैंने, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप बोलेंगे सर देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन में से फोर्स इधर लगेगा, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और इधर पर प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर यह क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता तो आपने जो बोला वो एकदम सही था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, इलेक्ट्रॉन पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने लेफ्ट में लगाया होगा, इसलिए वो बेचारे इधर शिफ्ट हो गए होंगे, और इस सरफेस पे आएगा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और इस सरफेस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और कुछ देर के बाद एक स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बोला था कि कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप एक्सटर्नल फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं तो कंडक्टर का जो चार्ज है, कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके वॉल्यूम के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो एक अपनी ऐसी पोजीशंस लेते हैं जिसके कारण कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, कंडक्टर एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचे। इस तरह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी एक पोजीशन लेते हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, कंडक्टर यहां के बैठे थे, आप सोचो मैंने यहां से यहां तक एक पंप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन को पंप करने की कोई चीज लगा दी मैंने। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां के इकट्ठा होते थे वो इन इलेक्ट्रॉन को पंप करके फिर यहां पहुंचा देता था, फिर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहां पहुंचते थे, फिर ये पंप करके यहां पहुंचा देता था। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो पोजीशन लेनी थी वो पोजीशन मैंने उनको लेने ही नहीं दी। स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो पोजीशन लेनी थी वो पोजीशन मैंने लेने ही नहीं दी। कैसे नहीं लेनी थी, अरे मैंने एक पंप लगा दिया जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहां से उठाएगा और पंप करके फिर यहां पहुंचा देगा। वो बोलेंगे अरे दौड़े 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 उधर चलो, फिर वो पंप कर देगा। इसका मतलब मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होने ही नहीं दिया। मैंने कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने ही नहीं दिया। मैंने कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंचने ही नहीं दिया। तो ये याद रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते थे क्योंकि वहां पे सफिशिएंट टाइम दिया जाता था। इलेक्ट्रॉन जहां जहां जो पोजीशन लेना चाहते थे वो पोजीशन उनको लेने दी जाती थी। वहां पर कोई एक्सटर्नल पंप नहीं लगाया जाता था जो उनको वहां से उठा के कहीं और फेंक दे, लेकिन यहां पे एक्सटर्नल एक पंप लगाया जाता है और इस एक्सटर्नल पंप का नाम होता है बैटरी। बैटरी इस पंप का काम करती है। ठीक, तो मेन मुद्दा जो है वो यही है कि कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमेशा नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन कंडक्टर्स के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, लिख लीजिए। अब आते हैं हम लोग करंट की डेफिनेशन पे। मतलब करंट का डेफिनेशन हो गया, उस डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप ऐसे देखिए, तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया कि मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से dq चार्ज फ्लो किया, कितने टाइम में, dt टाइम में dq चार्ज फ्लो किया। तो dq चार्ज फ्लो किया
कितने टाइम में, dt टाइम में, और करंट की वैल्यू I है, तो dq फ्लो कितना है आपका I dt, ऐसे देख लो ना, dq फ्लो अपॉन dt इज I, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो किया। तो I dt का इंटीग्रेशन क्या देगा, कितना नेट चार्ज फ्लो किया, क्योंकि ये dq कौन था आपका, नेट चार्ज था। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया, आप सुनिए। अब हमारा जो देखिए, अब मुद्दा क्या है कि चार्ज किसी सरफेस को क्रॉस करके जाना चाहिए। मुद्दा क्या है, चार्ज किसी सरफेस को क्रॉस करके जाना चाहिए। ठीक है, तो उस सरफेस से हम ऐसा कहेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब फ्लोइंग चार्ज कॉल्ड करंट, फ्लो होता हुआ चार्ज करंट कहा जाता है। ठीक, तो उस क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो होना चाहिए। अब वो चार्ज किसके पास हो सकता है, तो आप ऐसा करिए कि मान लीजिए इस देश के जितने भी लोग हैं ना, उन सबको एक लाइन में लगा दो, पूरे देश के लोग को लाइन में लगा दो। लाइन लगा दिया, सबके जेब में चार्ज भर दो, सबके जेब में क्या कर दो, चार्ज भर दो, भाई तू चार्ज ले ले जेब में। और सब आदमियों को और एक गेट बना दो, सब आदमियों को बोलो गेट से क्रॉस करते जाओ। हर आदमी गेट में से क्रॉस करके जा रहे हैं। तो बताइए, क्या गेट से चार्ज क्रॉस कर रहा है, आंसर है यस। तो क्या चार्ज क्रॉस कर रहा है, आंसर है यस। तो क्या सरफेस से कुछ करंट की वैल्यू होगी, हां, सरफेस से कुछ करंट होगा, क्योंकि चार्ज सरफेस को क्रॉस करके जा रहा है। हाँ, अब वो चार्ज कैरियर कौन है, वो चार्ज कैरियर चाहे आदमी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे हनुमान जी हो, कोई भी हो चार्ज कैरियर। आप हो बोले चार्ज कैरियर, मक्खी हो, मच्छर हो, मान लो किसी ने मक्खी पाल रखी है, सभी मक्खियों को बोला एक एक इलेक्ट्रॉन पकड़ो और उड़ते चलो। तो जब वो गेट को क्रॉस करके जाएंगी तो हम बोलेंगे क्या गेट को चार्ज क्रॉस करके गया, तो हाँ गया। कौन था चार्ज कैरियर, अरे वो मक्खी लेके गई थी ना। ठीक है ना, तो मुद्दा यह है कि सरफेस को चार्ज क्रॉस करके जाना चाहिए। अब वो चार्ज चाहे किसी के पास हो, इलेक्ट्रॉन पास हो, प्रोटॉन पास हो, किसी के भी पास हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है। मुद्दा यह है सरफेस को चार्ज क्रॉस करके जाना चाहिए। हमारे डेली लाइफ में जो हम वायर देखते हैं, ये जो वायर होते हैं, इनमें ये चार्ज, जैसे मैं ये कहते हैं ना कि भाई ये हमारा वायर है, और जैसे वायर में करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, और आई का वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर। ठीक, इसका मतलब पर सेकंड इस सरफेस से कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 5 कूलम। इसका क्या मतलब है, इस करंट 5 एम्पियर का मतलब क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। अगर इस आई की वैल्यू 5 एम्पियर है तो इसका मतलब है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, बाय दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, फाइव कूलम चार्ज is crossing 5 कूलम चार्ज इज क्रॉसिंग पर सेकेंड। अब हमारे जो ये वायर्स होते हैं, इनमें जो चार्ज कैरियर होता है, वो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके पास होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है चार्ज। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बताइए पर सेकेंड इस क्रॉस सेक्शन को कितने इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकेंड, कि उस क्रॉस सेक्शन एरिया को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड क्रॉस कर रहे हैं, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसका आंसर सुन लीजिए। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड क्रॉस कर रहे हैं, n, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19।
तो इतना कूलम चार्ज पर सेकंड क्रॉस कर रहा है और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 5। तो n का जो वैल्यू आया वो आया 5/1.6 इंटू 10⁻19। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक आपका वायर है, आप अपने हाउस होल्ड वाले वायर को भी कंसीडर कर सकते हैं। देयर इज अ वायर और उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है। हमारे हाउस होल्ड के वायर में भी करंट कांस्टेंट नहीं होता, करंट फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक, तो चलिए, तो अभी मान लीजिए कि एक वायर है और इस वायर में जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है, दैट करंट इज चेंजिंग विद टाइम। आप इस वायर का कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लीजिए जो आपका मन करे। तो इस वायर का ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया और इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का टाइम के साथ हमें ग्राफ दिया गया है। दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। ये जो है वो है कैपिटल T और ये जो वो है करंट वो है I0। और हमसे पूछा गया है कि बताइए इस कैपिटल T टाइम में ये जो हमारा वायर है, इस वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से, चाहे आप इस क्रॉस सेक्शन की बात करें, चाहे आप इस क्रॉस सेक्शन की बात करें, चाहे आप इस क्रॉस सेक्शन की बात करें, इस वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से कैपिटल T टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, इस बात का आंसर चाहिए। एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, amount of flow of charge through this wire। अब देखिए, प्रॉपर तो ऐसे लिखना चाहिए कि थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, पर वो सीधा थ्रू दिस वायर लिख रहे होते हैं। तो कोई बात नहीं, आप भी समझना कि चार्ज जो है वो किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है तभी हम करंट डिफाइन करते हैं। तो वो थ्रू क्रॉस सेक्शन नहीं बोल रहा, वो थ्रू दिस वायर बोल रहा है, मतलब वो कहना वही चाहता है, ऐसे आप समझना। ठीक, तो आपसे पूछा है तो बताइए, सॉल्व करिए क्या है। तो देखिए आंसर, इंटीग्रेशन I/dt जो होता है वो इस बात की जानकारी देता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करके गया है। इस बात की जानकारी कौन देता है? इंटीग्रेशन I/dt। तो अगर मैं क्यू फ्लो की बात करूं, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ I/dt, और इंटीग्रेशन I/dt मतलब दैट एरिया, और ये एरिया किसके बराबर है बेटा? ये एरिया बराबर है I0 कैपिटल T बाई 2। दिस इज द एरिया। ठीक है, तो ये एरिया क्या बता रहा है कि इतना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया है क्रॉस सेक्शन से, इस वायर के क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, लिख लीजिए। और सुनिए, मान लीजिए कि ये आपका वायर है और इस वायर से चार्ज फ्लो करके जा रहा है। आप इस वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को दिमाग में रखते हुए एक क्वेश्चन सुने जो मैं बोल रहा हूं। इस वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को दिमाग में रखते हुए आप क्वेश्चन सुने जो मैं बोल रहा हूं। अच्छा, आप ऐसे समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझेगा, पहले आप ऐसे समझिए, पैसा जल्दी समझता आदमी को। आप ये समझिए कि मान लीजिए आपके जेब में पैसा आता जा रहा है, वो तो सब बहुत खुशी की बात है, ज़्यादा है। ठीक, तो आपके जेब में पैसा आता जा रहा है। तो आपके जेब में जो पैसा है उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती जा रही है। ठीक, अब आप ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि आपके घर में जो पैसा आता है वो आपके हाथ से होके गुजरता है। मान लो बाहर पैसे का ट्रक खड़ा है,
ठीक, आपने इस ट्रक में इस पैसा ऐसे लिया, हाथ से इधर डालते गए डालते गए डालते गए, तो जो आपके हाथ से पैसा पास किया उसका अमाउंट समय के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितना पैसा आपके हाथों से पास किया वही तो आपके घर में है। जितना पैसा आपके हाथ से पास किया, आपके हाथ को क्रॉस किया, वही पैसा तो आपके घर में है, क्योंकि आपने तो ट्रक में से आपके घर में फेंका था अपने हाथ से। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन को जो चार्ज फ्लो करके जा रहा है, तो टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर चुका है उसकी इक्वेशन है Q इक्वल टू लेट से 3t स्क्वायर प्लस 4 कूलम। और ये Q कौन है? ये कौन है? Q फ्लो है। ये कौन से टाइम इंटरवल का फ्लो चार्ज है? t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t में। इस टाइम इंटरवल में किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर गया है उसकी वैल्यू Q है, और वो दिया जाता है 3t स्क्वायर प्लस 4 कूलम है। वो आपसे पूछा गया है कि फाइंड करंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड में आपसे करंट पूछा गया है। सॉल्यूशन, तो करंट का जो इक्वेशन होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो dq अपॉन dt इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 60 प्लस 0 मतलब 60, और इसमें t को 1 पुट कर दो तो I का जो वैल्यू आया, I का वैल्यू आ गया आपका 6 एम्पियर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड करंट, और उस करंट का जो वैल्यू है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड वो कितना हो गया आपका? 6 एम्पियर। ठीक, लिख लीजिए, लिख लो भाई। ठीक, अब सुनना। अब ऐसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन का, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं। मान लो ये आपका एक वायर है। अब जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं ये आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी आपके लिए तो एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ है जो आपको आगे मिलेगा। अभी आपको एज ए सिंपल क्वेश्चन इसको एक्सेप्ट करें। दिस इज द क्रॉस सेक्शन, और चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, और I की जो वैल्यू है वो है I इक्वल टू I नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज ए रियल नंबर। टाउ कौन है? रियल नंबर। टाउ इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। टाउ क्या है? टाउ इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। टी इज द टाइम। I नॉट इज ए रियल नंबर। I नॉट इज ए कांस्टेंट। I naught is a positive real number, tau is a positive real number, and they are constant. This is current, and that current flowing through any cross section of this wire. ठीक, तो आपको बताना है कि बताइए इस वायर से टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू इन्फिनिटी तक। t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी तक। ये बताइए इस टाइम इंटरवल में, during this time interval, how much charge will cross through any cross section of this wire? How much charge crosses any cross section of wire? मतलब वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से, वो तो हद से बराबरी करेगा, वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी में इस टाइम इंटरवल में टोटल कितना चार्ज क्रॉस करके गया है, इस बात का जवाब चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? इंटीग्रल I dt इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो करके गया। जितने टाइम इंटरवल का आपको फ्लो चाहिए उसका लिमिट लगा दीजिए। तो हम क्या करेंगे? Q फ्लो दैट इज इंटीग्रल ऑफ I dt। I कितना है बेटा? I नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू डी टी, और t का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका ये जो आएगा वो आएगा I नॉट
ई की पावर माइनस टी बाई टू टाउ का जो इंटीग्रेशन होता है, अब एक इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए। ई की पावर माइनस टी बाई टाउ अपॉन माइनस वन अपॉन टाउ, और लिमिट पुट होगा 0 टू इन्फिनिटी। ई की पावर 0 1 होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और 1 अपॉन टाउ माइनस माइनस कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका आई नॉट इंटू टाउ। I naught into tau is the total amount of charge which have been flow through this wire. तो आप ये याद रहेगी किस तरह से आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना चार्ज फ्लो किया, तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन आई डी टी का सहारा लेना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन आई डी टी को आप क्या बोल सकते हैं, आई टी कर्व एंड टी एक्सिस के बीच का एरिया, जैसे मैंने यहाँ पर एरिया लिखा। तो इस एरिया वाली बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ करंट। तो देखिए ये जो करंट हम पढ़ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट डीसी। एक करंट हम और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और हमारे घर में जो करंट यूज होता है वो वाला करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट, वो ये वाला करंट नहीं होता। तो अल्टरनेटिंग करंट हम कब पढ़ेंगे, अभी उसमें टाइम है। तो सुनिएगा, तो कहानी यह है बेटा कि आपका इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट। तो इक्वेशन ऑफ करंट में हम क्या करेंगे, हम करंट का इक्वेशन लेंगे, क्योंकि नाम ही है इक्वेशन ऑफ करंट। तो आप ये समझिए कि मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया में होकर चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया में होकर चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं। कौन क्रॉस कर रहे हैं बेटा, चार्ज पार्टिकल। और जो चार्ज पार्टिकल हैं उनका अपना एक वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल है उनका एक अपना वेलोसिटी है। तो चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज का जो वेलोसिटी है वो v मान लेते हैं। इनको बोलते हैं चार्ज कैरियर। जिसके पास चार्ज होगा, जिसके पास चार्ज होगा उसको क्या कहा जाएगा बेटा, चार्ज कैरियर, क्योंकि उसके पास चार्ज है। तो ये सभी आपके चार्ज कैरियर हैं, और ये कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये v वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a के बराबर है, ठीक। अब एक स्मॉल एन हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, और स्मॉल एन में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल लिखो या चार्ज कैरियर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन कौन है आपका, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, और इनका वेलोसिटी है v, और एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो है स्मॉल q। स्मॉल q इज द चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर, जिसके ऊपर चार्ज है वो वैल्यू कितनी है, q, चार्ज पार्टिकल का चार्ज। अब हमें लिखना है करंट। करंट मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से हमें करंट लिखना है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, आप ऐसा करिए, आप यही वाला क्रॉस सेक्शन एरिया देख लीजिए, यही वाला देख लीजिए, आप लोग यही वाला क्रॉस सेक्शन एरिया देख लीजिए। मैं कह रहा हूं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को dt टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करेगा, मुझे ये बात लिखनी है। कितने टाइम में, dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज क्रॉस करेगा, और अगर dq चार्ज क्रॉस किया dt टाइम में तो करंट का वैल्यू हो जाएगा dq अपॉन dt। तो कितना चार्ज क्रॉस करेगा dt टाइम में, तो मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं। अभी इसको थोड़ा सा डायग्राम को सीधा बना देता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो चार्ज पार्टिकल यहां से v dt डिस्टेंस पर होंगे, कितने डिस्टेंस पर, v dt,
जो चार्ज पार्टिकल इस क्रॉस सेक्शन एरिया से v इंटू डी टी डिस्टेंस पर होंगे, कितने डिस्टेंस पे, v इंटू डी टी डिस्टेंस पर होंगे, ये डी टी टाइम बाद इस क्रॉस सेक्शन पर पहुंच जाएंगे क्योंकि उनका वेलोसिटी कितना है v। तो मैं कह रहा हूं कि जितना चार्ज इस रीजन में अवेलेबल था, जितना चार्ज इस रीजन में अवेलेबल था वो वाला चार्ज क्या हुआ, इस सरफेस को क्रॉस कर गया डी टी टाइम में, और इस रीजन में कितना चार्ज अवेलेबल होगा डी क्यू, अगर वो चार्ज है डी क्यू जो इस रीजन में अवेलेबल है उसका वैल्यू होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम तो एरिया को मान लेते हैं ए, और लेंथ कितना हो गया वी डी टी, तो वॉल्यूम कितना आया ए इंटू वी डी टी, और नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन है, तो इतने वॉल्यूम में चार्ज पार्टिकल कितने होंगे, इतने होंगे, और एक चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज क्यू है तो इतने चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज कितना होगा, इतना होगा। हमें निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो डी क्यू चार्ज क्रॉस करके गया डी टी टाइम में, ये डी क्यू फ्लो है, इसको सबसे अच्छा डी क्यू फ्लो लिखना चाहिए, and dq flow upon dt is the current through that cross section, तो dq flow upon dt that equal to, तो dt को उधर ले जाएंगे तो ये क्या आया, ये आया n q a v। ये क्वेश्चन सबको याद होनी चाहिए। तो करंट का वैल्यू आया n q a v, और हमारे जो डेली लाइफ में वायर्स होते हैं उनमें चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो फॉर आवर डेली लाइफ, फॉर आवर डेली लाइफ आई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एन ई ए वी, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक ठीक है बेटा, तो देखिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, इस कहानी को और कंटिन्यू करेंगे। और देखिए कैपेसिटर आपका खत्म हो गया है, आप कैपेसिटर का सीट सॉल्व करें और कोई भी डाउट आए कैपेसिटर का वो पूछे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।